नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 3। इससे पहले दोस्तों दो प्रैक्टिस सेट जो है पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयार किए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? पहला है दोस्तों, देवयानी इज अ कैरेक्टर इन शशि देशपांडेज फेमस नोवेल, विच इज द नोवेल। आपको बताना है देवयानी कैरेक्टर जो है शशि देशपांडे के किस नोवेल में है। ऑप्शन देखिए, इफ आई डाई टूडे, इन द कंट्री ऑफ डिसाइड, कम अप एंड बी डेड, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? देवयानी कैरेक्टर दोस्तों शशि देशपांडे की किस नोवेल में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन द कंट्री ऑफ डिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे ये सारे जो नोवेल हैं ये किसके हैं? शशि देशपांडे जी के हैं। ठीक है, इफ आई डाई टूडे, ठीक है, तो यहाँ पर ये नोवेल जो हैं ये सारे जो हैं शशि देशपांडे के हैं। ठीक है, यहाँ पर इफ आई डाई टूडे हो गया, कम अप एंड बी डेड हो गया, ये सारे जो हैं किसके नोवेल हैं? शशि देशपांडे के। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इन द कंट्री ऑफ डिसाइड जो है दोस्तों इसको कब लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसको लिखा गया था, कब लिखा गया था? 2008 में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है शशि देशपांडे से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, शशि देशपांडे जो है दोस्तों इज एन इंडियन राइटर एंड बॉर्न इन 1938 इन कर्नाटका। ठीक है, याद रखेंगे इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? 1938 में। कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। ठीक है, 1938 में कहाँ हुआ था? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, धारवाड़ में। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन 1978। इन दोस्तों याद रखेंगे इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है वो दोस्तों कब आया? 1978 में आया। ठीक है, कब आया? 1978। ठीक है, 1978 में याद रखेंगे हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, साथ ही साथ इनका फर्स्ट नोवेल पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, शशि देशपांडे का फर्स्ट नोवेल क्या था? ठीक है, फर्स्ट नोवेल। ठीक है, तो फर्स्ट नोवेल कौन सा था शशि देशपांडे का? आप सभी ने पढ़ा होगा फर्स्ट नोवेल दोस्तों, द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, द डार्क द डार्क द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, नो टेरर, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट नोवेल है। ठीक है, ये फर्स्ट नोवेल है शशि देशपांडे का। क्या है? द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है मिला था शशि देशपांडे को। क्या मिला था इनको? साहित्य। ठीक है, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो याद रखेंगे दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको। कब मिला था? 1990 में। ठीक है, कब मिला था? 1990 में। किस में मिला था? किस नोवेल के लिए मिला था? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे किस नोवेल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था शशि देशपांडे को। तो याद रखेंगे दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, दैट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट वर्क है शशि देशपांडे का, दैट लॉन्ग साइलेंस। लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस कर लेते हैं शशि देशपांडे के। देखिए दोस्तों शशि देशपांडे के वर्क्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर 3 वर्क्स तो ये याद रख लेने आपको। इफ आई डाई टूडे, इन द कंट्री ऑफ डिसाइड, कम अप एंड बी डेड। साथ ही साथ याद रखेंगे रूट्स एंड शैडोज, इंपॉर्टेंट वर्क है।
रूट्स एंड शैडो, ठीक है, रूट्स एंड शैडोज, ठीक है, रूट्स एंड शैडोज जो है दोस्तों, ये वर्क किसका है, शशि देशपांडे का है। साथ ही साथ मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, और दैट लॉन्ग साइलेंस हो गया, अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम। तो इसको याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं शशि देशपांडे के, को याद रखेंगे। जैसे आपका रूट्स एंड शैडोज हो गया, आई इफ आई डाई टूडे, इन द कंट्री ऑफ डिसाइड, कम अप एंड बी डेड, दैट लॉन्ग साइलेंस, ये सारे जो है किसके वर्क हैं, शशि देशपांडे के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट इन शशि देशपांडे नोवेल रूट्स एंड शैडोज, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, रूट्स एंड शैडोज जो है दोस्तों, ये शशि देशपांडे का नोवेल है, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है मेन प्रोटैगनिस्ट कौन था। ऑप्शन देखिए, जया, इंदु, राधिका और इंदिरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें बताइए। हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट इन शशि देशपांडेज नोवेल रूट्स एंड शैडोज। रूट्स एंड शैडोज को दोस्तों कब लिखा था शशि देशपांडे ने, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। रूट्स एंड शैडोज को लिखा था 1983 में, ठीक है। कब लिखा था, 1983, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन प्रोटैगनिस्ट, तो राइट आंसर यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, इंदु, ठीक है। रूट्स एंड शैडोज में मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, इंदु, ठीक है। इंदु, सी इज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, आपने पढ़ी होगी स्टोरी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी आपके यहाँ पर जो आपके प्लेज हैं, नोवेल हैं, इनको दोस्तों एक बार आप जो है इनकी समरी आप जरूर पढ़ें, ठीक है। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ विजय तेंदुलकर मोस्ट फेमस प्ले। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ विजय तेंदुलकर, ठीक है, विजय तेंदुलकर मोस्ट फेमस प्ले। कौन सा है विजय तेंदुलकर का मोस्ट फेमस प्ले, बताइए। तुगलक, तारा, घासीराम कोतवाल, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। विजय तेंदुलकर मोस्ट फेमस प्ले है आपका, क्या है, राइट आंसर हो जाएगा घासीराम कोतवाल, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ये फेमस प्ले है दोस्तों विजय तेंदुलकर का, ठीक है, घासीराम कोतवाल, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है घासीराम कोतवाल जो है ये कब लिखा गया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसको लिखा दोस्तों विजय तेंदुलकर ने, कब लिखा, तो याद रखेंगे दोस्तों कब लिखा इसको, 1972 में, ठीक है। कब लिखा, 1972, ठीक है। क्लियर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है विजय तेंदुलकर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। विजय तेंदुलकर वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन प्ले राइट एंड स्क्रीन राइटर। साथ ही साथ दोस्तों बॉर्न में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जो विजय तेंदुलकर हैं इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1928 में, ठीक है। 1928 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था दोस्तों विजय तेंदुलकर का। साथ ही साथ इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इन पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आपका घासीराम कोतवाल इनका फेमस वर्क है, ठीक है, घासीराम कोतवाल कब लिखा गया, 1972। इसके अलावा जो अदर इनके वर्क्स हैं उन पर एक बार बात करें, तो देखिए विजय तेंदुलकर का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है आपका घासीराम कोतवाल। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, क्या है बताइए, रात रानी इनका एक वर्क है, ठीक है, ठीक है, रात रानी, ठीक है, रात रानी। साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों, याद रखेंगे एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है आक्रोश, ठीक है, आक्रोश, ठीक है। आक्रोश किसका वर्क है, ये भी दोस्तों आपका विजय तेंदुलकर का है, ठीक है। अर्ध सत्य, ठीक है, ये अर्ध सत्य, अर्ध सत्य, ठीक है। अर्ध सत्य जो है ये किसका वर्क है,
तो दोस्तों ये अर्ध सत्य जो वर्क है किसका है, ये वर्क है आपका विजय तेंदुलकर का। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, निशांत है इनका एक प्ले। ठीक है, निशांत। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वर्क्स किसके हैं, विजय तेंदुलकर के हैं दोस्तों, याद रखेंगे सारे वर्क्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। 4 है दोस्तों, इन विच बर्नार्ड शॉ प्ले अ यंग फ्रेंच हीरोइन इज द लीड कैरेक्टर। आपको बताना है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात हो रही है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले में दोस्तों कौन से प्ले में फ्रेंच हीरोइन है, ये आपको लीड कैरेक्टर में है, तो उसको बताना है। मेजर बारबरा, सेंट जॉन, कैंडिडा या फिर पिगमेलिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, इन विच बर्नार्ड शॉ प्ले अ यंग फ्रेंच हीरोइन इज द लीड कैरेक्टर, कि कौन से दोस्तों प्ले में जो है आपका फ्रेंच हीरोइन जो है लीड कैरेक्टर में है, तो आपको बताना है 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, सेंट जॉन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। सेंट जॉन में आपका जो फ्रेंच हीरोइन है वो आपके लीड कैरेक्टर में है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, मैंने बताया था बर्नार्ड शॉ के बारे में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है कब हुआ था, 1856 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहाँ हुआ था इनका जन्म, पूछा गया है कई बार। डबलिन आइलैंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, डबलिन आइलैंड। ठीक है, डबलिन आइलैंड में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कई बार पूछा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, कब मिला था, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था, रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925। ठीक है, 25 में इनको क्या मिला था, 25 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, चलिए इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे वर्क्स किसके हैं, ये सारे वर्क्स जो हैं किसके हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं। मेजर बारबरा, सेंट जॉन, कैंडिडा, पिगमेलिन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो मेजर बारबरा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, मेजर बारबरा, और आपका एक दूसरा आप यहाँ पर नाम याद रखेंगे इनका, जो वर्क है मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेजर बारबरा और मैन एंड सुपरमैन, ये दोनों दोस्तों कब लिखे गए, ये दोनों लिखे 1905 में। ठीक है, कब लिखे, 1905, पूछे जा सकते हैं, नोट भी करें साथ में, 1905 में दोस्तों ये दोनों लिखे, मेजर बारबरा और मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कैंडिडा थे, कैंडिडा, ये भी आपका शौक जीवी शो का है। ठीक है, कैंडिडा कब लिखा, ये लिखा 1898। ठीक है, 1898 में लिखा दोस्तों कैंडिडा। ठीक है, साथ ही साथ सेंट जॉन की बात हो रही है। सेंट जॉन दोस्तों ये कब लिखा, ये लिखा दोस्तों जीवी शो ने कब लिखा, बताइए क्या कब लिखा सेंट जॉन, तो ये लिखा 1923, 1923 में लिखा दोस्तों सेंट जॉन। ठीक है, कैंडिडा लिखा 1898। साथ ही साथ दोस्तों पिगमेलियन की बात करें, पिगमेलियन लिखा था आपका, कब लिखा था, 1912 में। ठीक, कब लिखा था, 1912 में। तो ये सारे जो वर्क्स हैं किसके हैं, ये बर्नार्ड शॉ के हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनके अलावा जो हैं, जो इनके वर्क्स हैं, आर्म्स एंड द मैन है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन कब लिखा था वो, 1894। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, तो आर्म्स एंड द मैन कब लिखा था जीवी शो ने, ये लिखा था दोस्तों, कब लिखा था, 1894 में। कब लिखा था आर्म्स एंड द मैन, 1894, ये पूछा भी गया है कई बार, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे जो हैं वर्क्स किसके हैं, ये हैं दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखेंगे। बॉर्न नोबेल प्राइज कब मिला, ठीक है, कौन कौन से इनके वर्क्स हैं,
और उनकी रिटर्न डेट और उनका जो पब्लिकेशन ईयर है वो भी साथ में याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन अरविंद अडिगाज नोवेल द व्हाइट टाइगर। आपको बताना है हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन अरविंद अडिगाज नोवेल द व्हाइट टाइगर। ठीक है, व्हाइट टाइगर किसका आप जानती हैं, अरविंद अडिगा का है नोवेल द व्हाइट टाइगर। इसमें पूछा गया है आपको तो प्रोटैगनिस्ट कौन है। ऑप्शन देखिए, पिंकी, अशोक, बलराम हलवाई या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर दोस्तों। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन अरविंद अडिगाज नोवेल द व्हाइट टाइगर, आंसर इज आपका बलराम हलवाई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। द व्हाइट टाइगर में प्रोटैगनिस्ट कौन है, बलराम हलवाई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 5 का। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो आपके अरविंद अडिगा है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरविंद अडिगा दोस्तों आप जानती हैं इज एन इंडियन राइटर। ठीक है, साथ ही साथ इनका जन्म पूछा जा सकता है अरविंद अडिगा का। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1974 में। ठीक है, नोट करते रहेंगे 1974 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, मद्रास में। ठीक है, मद्रास में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, किसका, अरविंद अडिगा का। ठीक है, याद रखेंगे। नाउ चेन्नई जो हम जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनको मैन बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, कब मिला था बुकर प्राइज इनको, ठीक है, ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ किस नोबल के लिए इनको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस नोबल के लिए अरविंद अडिगा को क्या मिला था, मैन बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, मैन बुकर प्राइज। ठीक है, मैन बुकर प्राइज मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैन बुकर प्राइज जो है दोस्तों ये मिला था अरविंद अडिगा को। किस नोबल के लिए मिला था दोस्तों, ये मिला था द व्हाइट टाइगर के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अरविंद अडिगा को मैन बुकर प्राइज जो है किसके लिए मिला था, द व्हाइट टाइगर के लिए मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं अरविंद अडिगा के, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे आपका द व्हाइट टाइगर हो गया। ठीक है, लास्ट मैन इन टावर, ये इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, लास्ट मैन इन टावर, लास्ट मैन इन टावर। ठीक है, तो लास्ट मैन इन टावर जो है इनका वर्क है दोस्तों अरविंद अडिगा का। एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क और है सिलेक्शन डे। ठीक है, सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे किसका वर्क है, तो ये भी दोस्तों किसका है, अरविंद अडिगा का वर्क है सिलेक्शन डे। ठीक है, इस सारे आपको याद रखने हैं। द व्हाइट टाइगर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट टाइगर की बात हो रही, तो व्हाइट टाइगर आपने समरी पढ़ी होगी दोस्तों इसकी। ये कहानी दोस्तों किसके बारे में है, ये है आपका बलराम हलवाई के बारे में दोस्तों, ये स्टोरी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आपको आंसर करना है। इन 1968 कमला दास रिसीव्ड द केरला साहित्य अवार्ड फॉर विच स्टोरी। देखिए यहाँ पर कमला दास को जो है केरला साहित्य अवार्ड जो है किस स्टोरी के लिए मिला था 1968 में। ऑप्शन देखिए, समर इन कलकत्ता, माई स्टोरी, थनप्पू या फिर अल्फाबेट ऑफ लस्ट। क्या रहेगा राइट आंसर इसमें, आपको याद रखना है कमला दास को केरला साहित्य अवार्ड किसके लिए मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का क्या हो जाएगा, थनप्पू। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। थनप्पू जो है इसके लिए दोस्तों क्या मिला था कमला दास को, केरला साहित्य अवार्ड मिला था। ठीक है, कब मिला था, 1968 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो आपका थनप्पू है दोस्तों ये मलयालम टाइटल है। ठीक है, मलयालम में लिखा गया था। क्लियर है, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जो थनप्पू है दोस्तों इज ऑल्सो नॉन एज कोल्ड। ठीक है, क्लियर, तो इसको याद रखेंगे। थनप्पू जो है एक मलयालम में लिखा गया है दोस्तों, थनप्पू इसका मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड यानी कि ठंडा। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कमला दास,
कमला दास के बारे में मैं हर दोस्तों प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ, हर राइटर के बारे में, तो आपको सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है? जिससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कमला दास का जन्म कब हुआ था? मैं कई बार बता चुका हूँ, 1934, ठीक है? 1934 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? मैंने बताया था केरला में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? केरला में इनका जन्म हुआ दोस्तों कमला दास का, ठीक है? बाकी मैंने इनको बता रखा है इसके बारे में, कमला दास के बारे में। ऑटोबायोग्राफी क्या है कमला दास की? ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा क्या है इनकी? माई स्टोरी, ठीक है? क्या है? माई स्टोरी। माई स्टोरी जो है ऑटोबायोग्राफी किसकी है, पूछा जा सकता है आपको, तो ये है कमला दास की, ठीक है? इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, ठीक है? काफ़ी सारे इनके वर्क्स हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको, इन्होंने कमला दास ने जो है इस्लाम धर्म जो है अपना लिया था, कब अपनाया था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है? तो कमला दास ने दोस्तों इस्लाम कब अपनाया था, ये कई बार पूछा है। याद रखेंगे, ये ईयर याद रखेंगे, 1999, ठीक है? 1999 में दोस्तों कमला दास ने जो है इस्लाम अपना लिया था, ठीक है? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए जी गार्डनर बिलोंग टू द एज। आपको बताना है ए जी गार्डनर जो हैं किस एज से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन देखिए, मॉडर्न एज, मिडिल एज, क्लासिकल एज या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं ए जी गार्डनर जो है किस एज से बिलोंग करते हैं, तो ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों ए जी गार्डनर की, तो ए जी गार्डनर दोस्तों यहाँ पर आपको ए जी गार्डनर का फुल नेम पूछा जा सकता है। फुल नेम ए जी का मतलब क्या होता है? अल्फ्रेड जॉर्ज, ठीक है? याद रखेंगे इसको, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड जॉर्ज, ठीक है? अल्फ्रेड जॉर्ज जो है, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है? इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर जो है इनका फुल नेम, और साथ ही साथ इनका जन्म पूछा जा सकता है आपको, ठीक है? और साथ ही साथ इनके वर्क्स पूछे जा सकते हैं, इनका पेन नेम पूछा जा सकता है, ठीक है? और साथ ही साथ दोस्तों मॉडर्न एज के बारे में, यहाँ पर मॉडर्न एज के और कौन कौन से राइटर हैं आपको वैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, पहला जो देखें, ए जे गार्डनर का फुल नेम आपने देखा, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर इनका फुल नेम है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, बॉर्न कहाँ हुए थे, कब हुए थे बॉर्न? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1856 में, ठीक है? और यहाँ पर डाइट की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आपका 1946 में, ठीक है? दोनों चीज़ याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इनका, इनने ऐसे लिखे दोस्तों, ये एक निबंधकार हैं, एसेसिस्ट हैं, और ए जी गार्डनर ने दोस्तों एक अपना पेन नेम यूज किया अपने ऐसे को लिखने के लिए। जो इन्होंने ऐसे लिखे वो इनके पेन नेम से आए। उन पेन नेम क्या था ए जी गार्डनर का, ये आपको याद रखना है, कई परीक्षाओं में इनका पेन नेम पूछा है, ठीक है? तो ए जी गार्डनर का जो पेन नेम है, पेन नेम जिनसे इन्होंने दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे लिखे, वो है दोस्तों, पेन नेम इनका क्या है? अल्फा ऑफ द प्लाव, ठीक है? क्या है? अल्फा, अल्फा ऑफ द प्लाव, PLOUGH, ठीक है? प्लाव। तो अल्फा ऑफ द प्लाव इनका दोस्तों क्या है? पेन नेम है, याद रखेंगे, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ए जी गार्डनर के, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पर एक बार नज़र डालें तो देखिए इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं आपका पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है? याद रखेंगे इसको, पिलर्स, पिलर्स, पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है? पिलर्स ऑफ सोसाइटी जो है ये वर्क किसका है? ए जी गार्डनर का है। साथ ही साथ आपको याद रखना है द वार लॉर्ड्स, ठीक है? दूसरा है द वॉर लॉर्ड्स, ये भी इनका वर्क्स है, ठीक है? साथ ही साथ इनका वर्क है अभी पेबल्स ऑन द शोर है इनका एक वर्क,
ठीक है, सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं ए.जी. गार्डनर से। मॉडर्न एज की बात करें तो मॉडर्न एज में आपके ए.जी. गार्डनर के अलावा टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. ईट्स, एजरा पाउंड, थॉमस हार्डी, ठीक है, ये सारे किस्म आते हैं आपके मॉडर्न एज में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द शैडो लाइन्स। ठीक है, द शैडो लाइन्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है किसको मिला था। यहाँ पर देखिए, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, विजय तेंदुलकर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें, शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स के लिए किसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या हो जाएगा, अमिताभ घोष। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अमिताभ घोष को दोस्तों द शैडो लाइन्स के लिए क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, बात करें दोस्तों अमिताभ घोष की, तो अमिताभ घोष इज एन इंडियन ऑथर दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है इनका फर्स्ट नोवेल कौन सा था। ठीक है, साथ ही साथ इनका जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म दोस्तों, अमिताभ घोष का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों आपका कलकत्ता यानी कि कोलकाता में 1956 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, कलकत्ता नाउ कोलकाता। ठीक है, ठीक है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था दोस्तों अमिताभ घोष का, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनका फर्स्ट नोवेल आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट नोवेल, ठीक है, इनका जो फर्स्ट नोवेल था वो क्या था, फर्स्ट नोवेल था इनका द सर्किल ऑफ रीजन। ठीक है, याद रखेंगे इसको, क्या था फर्स्ट नोवेल इनका, द सर्किल ऑफ रीजन, द सर्किल ऑफ रीजन। ठीक है, द सर्किल ऑफ रीजन इनका जो है क्या है, फर्स्ट जो है आपका क्या है, नोवेल है। आपको पूछा जा सकता है अमिताभ घोष का फर्स्ट नोवेल कौन सा है, तो कौन सा है, द सर्किल ऑफ रीजन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों कुछ अदर वर्क्स की बात करें, इनके अदर वर्क्स हैं जैसे आपका द ग्लास पैलेस है इनका एक। ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक इनका एक वर्क है। ठीक है, द हंग्री टाइड इंपॉर्टेंट है, हंग्री टाइड हो गया, द शैडो लाइन्स हो गया। ठीक है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आप नोट भी करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या हैं, द शैडो लाइन्स हो गया, ठीक है, द ग्लास पैलेस हो गया, रिवर ऑफ स्मोक हो गया, द हंग्री टाइड हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है। अमिताभ घोष रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नोवेल द शैडो लाइन्स इन 1989। ये भी याद रखेंगे, इनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था द शैडो लाइन्स के लिए कब मिला था, तो ये भी आपको ईयर याद रखना है 1989। ठीक है, 1989। ठीक है, 1989 1989 में इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था, इनके नोवेल द शैडो लाइन्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल दोस्तों आप जानती हैं किसने लिखा है अनटचेबल, आपको बताना है अनटचेबल में जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन है। ऑप्शन देखिए, राम, हरि, मोहन और बखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 का, बताइए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन अनटचेबल। तो राइट आंसर आप जानते हैं दोस्तों 9 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, बखा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अनटचेबल नहीं पढ़ा है तो अधिकतर सभी लोगों ने पढ़ा होगा अनटचेबल। ये किसका वर्क है, मुल्क राज आनंद का वर्क है। ठीक है, किसका वर्क है, मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद का वर्क है, याद रखेंगे अनटचेबल। अनटचेबल को कब लिखा गया था दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। अनटचेबल को लिखा गया था आपका 1935। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है प्रोटैगनिस्ट अनटचेबल का, तो बाखा दोस्तों इसको याद रखेंगे, द मेन कैरेक्टर है। ठीक है, बाखा। ठीक है, ये 18 ईयर ओल्ड स्वीपर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अनटचेबल की स्टोरी पढ़ी होगी, तो ये क्या था,
जो बखा था दोस्तों, ये एक 18 साल का जो है स्वीपर था और ये जो है दोस्तों यहाँ पर जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता के कारण हुए अन्याय को दर्शाता है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर मुल्कराज आनंद की बात करें तो ये दोनों याद रखेंगे। मुल्कराज आनंद का जो जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ हुआ था, 1905 में, ठीक है। ये सन याद रखेंगे और कहाँ हुआ, ठीक है। मुल्कराज आनंद का जन्म हुआ था 1905 में। कहाँ हुआ था दोस्तों इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था पेशावर में, ठीक है। कहाँ हुआ था? पेशावर, पेशावर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है मुल्कराज आनंद का फर्स्ट नोबल कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट नोबल उनका कौन सा है? अनटचेबल जो है फर्स्ट नोबल है मुल्कराज आनंद का। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनटचेबल जो है दोस्तों, ये क्या है? फर्स्ट नोबल है, ठीक है। क्या है? फर्स्ट नोबल है, फर्स्ट नोबल, फर्स्ट नोबल, ठीक है। फर्स्ट नोबल है किसका? मुल्कराज आनंद का। मुल्कराज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मुल्कराज आनंद, ANAND, मुल्कराज आनंद, ठीक है। याद रखेंगे इसको। कब लिखा गया अनटचेबल? 1935 में। कुछ अदर वर्क हैं दोस्तों मुल्कराज आनंद के, जैसे आपका एक पूछा जाता है द विलेज, ठीक है। द विलेज जो है दोस्तों, ये किसका वर्क है? द विलेज जो है मुल्कराज आनंद का वर्क है। कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1939 में, ठीक है। याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ठीक है। क्या है? अक्रॉस, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ठीक है। ये भी इनका वर्क है मुल्कराज आनंद का। और साथ ही साथ इनका एक और वर्क है द बिग हार्ट, इनका एक वर्क है द बिग हार्ट, HEART। तो ये वर्क किसके हैं दोस्तों? ये हैं तीनों वर्क आपके मुल्कराज आनंद के, ठीक है। याद रखें, इंपॉर्टेंट वर्क हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आंसर करेंगे द लास्ट टाइगर इज अ वेल नॉन नोबल रिटन बाय। चलिए आंसर कीजिए इसका, बताइए। द लास्ट टाइगर इज अ वेल नॉन नोबल रिटन बाय। ऑप्शन देखिए, RK नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? 10 का राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड दोस्तों आप जानती हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। द लास्ट टाइगर इज वेल नो नोबल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये नोबल है रस्किन बॉन्ड का, द लास्ट टाइगर। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो है इज एन इंडियन ऑथर। बॉन्ड आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था 1934 में, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कसौली में हुआ था, मैंने बताया था कसौली, ठीक है। कसौली, ठीक है। कसौली कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कसौली में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके वर्क्स की बात करें रस्किन बॉन्ड की, तो मैंने बताया इनके वर्क्स, इनके वर्क आपको द रूम ऑन द रूफ हो गया, ठीक है। रस्टी रन्स अवे हो गया, ठीक है। डेली इज नॉट फार, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। डेली इज नॉट फार, डेली इज नॉट फार, ये किसका वर्क है? ये आपका जो है रस्किन बॉन्ड का है। साथ ही साथ मैंने पहले बताया था आपको द रूम ऑन द रूफ बताया था, ठीक है। रस्टी रन्स अवे हो गया, ये रस्किन बॉन्ड के वर्क्स हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इन विच ईयर वॉज E.M. फॉस्टर बॉर्न। आपको बताना है E.M. फॉस्टर जो है इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 1856, 1872, 1879 या फिर 1882। इन विच ईयर वॉज E.M. फॉस्टर बॉर्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1879, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। E.M. फॉस्टर की बात हो रही है, इसके इनका फुल नेम पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जन्म जो है 1879 में हुआ था। साथ ही साथ E.M. फॉस्टर
आपका जो है फुल नेम पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, E.M. फॉस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ठीक है, इनका फुल नेम क्या है पूछा जा सकता है कभी आपको, ठीक है, एडवर्ड मॉर्गन, ठीक है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, FORSTER, ठीक है। तो फुल नेम है दोस्तों, ठीक है, E.M. फॉस्टर का एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, ठीक है। तो 1879 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है आपको, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों लंदन में, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इन पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए E.M. फॉस्टर की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो जिसमें आपको पहले आता है द लॉन्गेस्ट जर्नी, इनका एक वर्क है द लॉन्गेस्ट जर्नी, ठीक है, द लॉन्गेस्ट जर्नी, ये किसका वर्क है, ये E.M. फॉस्टर का वर्क है। साथ ही साथ रूम विथ अ व्यू, अगला जो इनका है रूम विथ अ व्यू, किसका वर्क है, ये भी आपका E.M. फॉस्टर का वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो पूछा जाता है कई बार, अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है, क्या है, अ पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया, आपने देखा होगा कई एग्जाम में इसको पूछा गया है, ठीक है। और पैसेज टू इंडिया इनने कब लिखी ये भी पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब पैसेज टू इंडिया जो है E.M. फॉस्टर ने कब लिखी ये पूछा जाता है, ये लिखी 1924 में, ठीक है, 1924 में लिखी अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ इनका एक और वर्क है दोस्तों द मशीन स्टॉप्स, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वाज इंट्रोड्यूस इन, आपको बताना है कि इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को किसने इंट्रोड्यूस किया और कब किया, ठीक है, यहाँ पर पूछा है कब किया। देखिए 1470, 1476, 1482 या फिर 1496, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड was introduced in 1476, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है इंट्रोड्यूस हुई थी इंग्लैंड में 1476 में, और किसने किया था इसको इंट्रोड्यूस, नाम याद रखेंगे, ठीक है, विलियम कैक्सटन, ठीक है, नाम याद रखेंगे विलियम कैक्सटन, ठीक है, विलियम कैक्सटन, ये नाम याद रखेंगे देखिए, ठीक है। तो विलियम कैक्सटन ने दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में 1476 में, इनकी 1476 में, क्लियर है 12 का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कभी पूछा जाता है आपको द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वाज सेटअप बाय, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वाज सेटअप बाय, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, सेटअप बाय विलियम कैक्सटन इन 1476, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हु कॉल्ड हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, किसने कहा है, हु कॉल्ड हैमलेट, हैमलेट को किसने कहा है द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। ऑप्शन देखिए T.S. इलियट, चार्ल्स लेम, A.J. गार्डनर या फिर नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा राइट आंसर 13 का, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा T.S. इलियट, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। T.S. इलियट ने कहा है हैमलेट को द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हैमलेट आप सभी ने दोस्तों पढ़ा है, विलियम शेक्सपियर का दोस्तों ये एक ट्रेजिक आपका ट्रेजिडी है, ठीक है, याद रखेंगे, हैमलेट इज अ ट्रेजिडी अबाउट प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क, आपने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, हु सीक्स रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस फॉर मर्डरिंग हिज फादर, आपने देखा होगा कि अगर आपने हैमलेट जो है ये इसकी समरी पढ़ी है तो यहाँ पर जो है जो हैमलेट होता है वो डेनमार्क का होता है प्रिंस, और
साथ ही साथ दोस्तों वो अपने अंकल क्लॉडियस से बदला लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके फादर को मारा होता है। तो आप सभी ने देखा होगा उसको, जिसमें आपका घोस्ट अपीयर होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, हैमलेट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। और ये सारे फैक्ट याद रखने, टी.एस. इलियट के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, शेक्सपियर एक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ बेन जॉनसन। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए, विलियम शेक्सपियर एक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन की किस प्ले में दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने एक्ट किया था। ऑप्शन देखिए, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वॉलपॉन, या फिर अ टेल ऑफ अ टब। राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का दोस्तों, 14 का राइट आंसर हो जाएगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी में दोस्तों एक्ट किया था किसने, विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, अगर ये आपने इसकी समरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसमें क्या है। इसमें आपने देखा होगा, इसमें एक स्टोरी है जिसमें आपका कुछ फैमिली होती है, जैसे आपका नोवेल फैमिली होती है और एक आपकी किटली फैमिली होती है, ठीक है। साथ ही साथ एक सिपाही होता है, मूर्ख सिपाही, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, बॉबडिल आपको याद आ रहा होगा। साथ ही साथ स्टीफन हो गया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, आपको याद होंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये कॉमेडी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बेन जॉनसन से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो बेन जॉनसन का दोस्तों जन्म हुआ था, कब हुआ था बेन जॉनसन का जन्म, याद रखेंगे 1592 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ था लंदन में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं बेन जॉनसन के, जैसे आपका तीन तो यहाँ पर दिया है आपको, एवरी मैन हिज ह्यूमर, वॉल पॉन एंड अ टेल ऑफ टव, ठीक है। ये सारे वर्क्स किनके हैं, आपके बेन जॉनसन के हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। जो इन्होंने अ टेल ऑफ ए टव लिखा, ये लिखा आपका कब, ये लिखा 1633 में, ठीक है, पूछा जा सकता है 1633 में लिखा, ठीक है। जो ये वॉलपॉन है आपका, ये क्या है, एक कॉमेडी है, ठीक है, क्या है, कॉमेडी है, पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो सारे फैक्ट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डिफेंस ऑफ पोइट्री रिटन बाय, आपको बताना है डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है, इसको किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, चार्ल्स लैम, पी.बी. शैली, मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का, डिफेंस ऑफ पोइट्री, यानी कि कविता की रक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफेंस ऑफ पोइट्री किसने लिखी है, तो 15 का हो जाएगा पी.बी. शैली, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। पी.बी. शैली ने दोस्तों इसको कब लिखा, ठीक है, इसको लिखा 1821 में लिखा, ठीक है। और ये क्या है, इनका एक अधूरा जो है ऐसे है, ठीक है, अनकम्प्लीट ऐसे है इनका, ठीक है, याद रखेंगे। अनकम्प्लीट ऐसे कौन सा है, पूछा जा सकता है, डिफेंस ऑफ पोइट्री, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर वर्क्स की बात करें तो पी.बी. शैली के वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे आपका ओ टू द वेस्ट विंड हो गया, टू ए स्काईलार्क हो गया, और साथ ही साथ आपका क्वीन मैप हो गया, प्रोमीथियस अनबाउंड हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं, पी.बी. शैली के हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।